कितने स्टूडेंट्स ने तो माइक कनेक्ट नहीं कर रखा है, फिर अटेंडेंस के लिए परेशान होते हो आप लोग। सृजन कुमार, रोहन सिंह, रोने, शौर्य दीक्षित, विशाल, विनम्र, ऋतु कुशवाहा तो कनेक्ट ही नहीं करती हैं, पवन गुप्ता, प्रशांत बघेल, तान्या मित्तर, तान्या, तान्या क्लास में हो? ऋतु कुशवाहा, आप कनेक्ट हो गया भाई आपका माइक? ऋतु, मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ एक बार। प्रशांत बघेल, रसून, ऋतिक, ऋतु, निकुंज, यस मैम। ओमपाल, समीर, शुभम गौतम, सृजन कुमार, मैम शुभम गौतम। मैम। तेजेंद्र, तुषार जैन, तुषार पाल, उपाक्ष, विनय कुमार, प्रेजेंट मैम। तुषार पाल। मैम विनय कुमार प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। तुषार जैन। प्रेजेंट मैम। जब बेटा मैं इतनी देर से आप लोगों को कॉल कर रही हूँ, कोई नहीं बोल रहा है एक भी। यस मैम। कौन बोला यस मैम? अब शुभम गौतम, समीर साहू, यस मैम। प्रतीक, प्रगति यादव, शशांक, शिवम, यस मैम। आवाज पहुंच नहीं पाती है तभी की तभी क्या? सत्यम त्रिपाठी, सत्यम पांडे, यस मैम। यस मैम। ऋषभ, यस मैम। शौर्य, यस मैम। रोहन, तनरुद्ध, रोनिक, विपुल, हिमांशु, सत्यम मिश्रा, विशाल पोरवाल, ये है ही नहीं, इन पर आवाज ही नहीं पहुंच रही है। चलिए स्टूडेंट्स, आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद कोई लेक्चर होता है तो उसमें फिर टेस्ट लेंगे जो पढ़ाया है आपको। तो लास्ट पार्ट बचा है, कुछ उसमें टॉपिक्स हैं जैसे कि पब्लिक अवेयरनेस फॉर एनवायरनमेंट। जो भी एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? पब्लिक की वजह से, हम लोगों की वजह से, जो सिटीजन्स हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो we have to get awareness about the environment to protect the environment. So what is the need for public awareness for environment? जितने भी जो कन्वेंशन हुए हैं, चाहे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है
या रियो डी जेनेरियो में हुआ, जोहान्सबर्ग में हुआ जिसको रियो +10 कहते हैं, all the conventions have focused on the increasing of the awareness for the environment, how to aware the public for the environment protection. So what is the need of this awareness? इसकी need क्या है? Basic needs है, इसके 3 logics हैं. Basic means जो लॉस हो रहा है एनवायरनमेंट को वो किसकी वजह से हो रहा है? डे टू डे जो एक्टिविटी है और जो इंटरेक्शन है हमारा एनवायरनमेंट के लिए, उससे एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं इन द नेगेटिव भी. जब एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है तो एनवायरनमेंट फिर हमें अफेक्ट करता है. जैसे कि पॉल्यूशन हो रहा है तो पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? एक्टिविटीज की वजह से. उस पॉल्यूशन से हम अफेक्टेड हो रहे हैं. तो एक तो ये लॉजिक है कि वाइस वर्सा चलता है, मींस हम एनवायरनमेंट को लॉस करेंगे, एनवायरनमेंट हमें करेगा. सेकंड लॉजिक है द पब्लिक इज द कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो वाटर की है चाहे एयर की है, वो सब किसकी वजह से हो रही है? पब्लिक ही उसका रूट कॉज है. सो certain tendencies of public are responsible for this, means lack of awareness. ये जो हो रहा है, यदि अवेयरनेस हो या केयर करें तो इसको रोक सकते हैं. बट प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ द लेजीनेस, बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है. तो सेकेंड लॉजिक है lack of awareness cause the environment problems. Third point is that the public is also the part of solution, means public ही problem create कर रही है, public ही इसको resolve कर सकती है. कैसे resolve कर सकती है? These problems can be resolved by two means either by not harming the environment. पहला तो क्या करें कि reduce करें problems को, means होने ही नहीं दें, harm नहीं पहुंचे. सेकेंड वे है कि यदि हार्म पहुंच ही गया है तो वी हैव टू टेक सम इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, लाइक प्लांटेशन, है ना. प्लांटेशन करेंगे तो उससे क्या कर सकते हैं? हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं. या वाटर की वेस्टेज रोकें, वाटर सेव करें, वाटर का कंजर्वेशन करें. तो ये है इसके 3 लॉजिक्स. So for all the 3 reasons, it is desirable to make public aware. Means या तो वो प्रॉब्लम करें नहीं करें तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसके लिए अवेयरनेस होना जरूरी है और उसके सॉल्यूशन के लिए भी पब्लिक ही उसको रिजॉल्व कर सकती है. On what issues to create awareness? किन पॉइंट्स पर ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है? जैसे फर्स्ट पॉइंट है हाउ डिफरेंट डे टू डे एक्टिविटीज इफेक्ट द एनवायरनमेंट. दिस नॉलेज मस्ट बी देयर दैट एक्टिविटीज जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनसे एनवायरनमेंट पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है. हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल पॉल्यूशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज. कैसे उसको कंट्रोल करें जो डे टू डे एक्टिविटीज की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है. हाउ टू यूटिलाइज रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को जब हम एक्सेसिव यूज कर लेते हैं, मिस यूज करने लगते हैं उसका, तो उससे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होती है. तो वो नॉलेज होनी चाहिए कि हमने एक्सेसिव यूज किया तो इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे. बिसाइड दीज देयर इज नीड टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशंस, मींस जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो लॉज हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए भी अवेयरनेस होनी चाहिए. मींस उसको हम फॉलो करें उन लॉज को, जिससे कि एनवायरनमेंट को सेव कर सकें. कॉपरेट करें जो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड, या कुछ एनजीओ हैं जो इस पर एनवायरनमेंट पर फंक्शन करते हैं जैसे मैंने आपको बताए थे, तो उसको कॉपरेट करें. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर भी अवेयरनेस की जरूरत है. मीन्स टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस. कैसे क्रिएट करें पब्लिक अवेयरनेस, कैसे कर सकते हैं? एक तो जो आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो मीन्स कैसे करें? एजुकेशनल बॉडीज बनाएं स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर. तो एक तो एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस कर सकते हैं. दूसरा प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी है
और इंटरनेट है, इसके थ्रू भी अवेयरनेस कर सकते हैं, कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स करें, ठीक है। कुछ कैंपेन्स चलाएं, जैसे सैनिटेशन प्रोग्राम है और एंटी पॉलीथीन कैंपेन है। एंटी पॉलीथीन कैंपेन मीन्स उसके यूज को रोकें, क्योंकि पॉलीथीन से एनवायरनमेंट को ज्यादा लॉस हो रहा है। एक बार एनजीओ जो है, एनजीओ वाले वहां पर भी आए थे, जीएलए में भी आए थे, और इसके लिए उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। लास्ट पॉइंट इज सेलिब्रेशन ऑफ स्पेशल डेज कंसर्न टू एनवायरनमेंट। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे कि जो डेज हैं, जैसे ओजोन डे कब होता है, अर्थ डे कब होता है, एनवायरनमेंट डे कब है, तो इस तरह की जो डेज हैं उनको हम सेलिब्रेट करें तो अवेयरनेस आएगी कि ये क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसका क्या मीनिंग है, तो उसके थ्रू भी अवेयरनेस कर सकते हैं। सो दीज आर द मीन्स टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। मैम हाँ बेटा। मैम स्लाइड्स मिल जाएंगी मैम, जो मैम पहले पढ़ाई थी हमें, ये वाली कौन सी वाली? जो आपने मैंने पिछले लेक्चर की स्लाइड्स। हाँ मैं भेज दूंगी, आप लोग मुझे मैसेज कर देना कि कहाँ तक आपको मैंने सेंड कर दी थी, क्योंकि अलग अलग सेक्शन में मैंने सेंड किया, अब कौन से में कौन सी हो गई मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आपके ग्रुप में कौन सी पहुंच गई है स्लाइड, किन टॉपिक्स की नहीं पहुंची है, तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगी। ओके। तो ये क्या हो गया, ये मेथड्स हैं जिन पॉइंट पर वर्क करके हम अवेयरनेस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब है? इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ग्रोथ करे, डेवलप करे। और सोशल सिक्योरिटी का मतलब है जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं या एजुकेशन है, तो ये जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो, तो ये दोनों सिक्योरिटी होंगी। तो जब पर्सन का इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस ठीक रहेगा तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी अवेयर रहेगा। जैसे वो मूवी है रोटी कपड़ा मकान, तो ये क्या है, बेसिक नीड्स है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो सोशल डेवलपमेंट भी होगा, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और जब दोनों सिक्योरिटी है तो उससे ऑब्वियसली एनवायरनमेंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा, मींस एनवायरनमेंट भी डेवलप करेगा। So economic security means having proper employment and social security means social life, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारी बेसिक नीड्स है, तो उसको कहेंगे कि बोथ सिक्योरिटी आर देयर। तो द टू आर द इंटरडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स एक दूसरे से ही रिलेटेड है, मीन्स दोनों ही होना जरूरी है। इश्यूज क्या है इसमें? Increasing population and prevailing corruption is resulting into increasing poverty. गरीबी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है और करप्शन ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मीन्स जो रिसोर्सेज हैं वो या तो पॉलिटिकल प्रेशर में या करप्शन की वजह से जो पहुंचना चाहिए वो पब्लिक पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये उसमें इशू आता है सिक्योरिटी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स लार्ज स्केल पर जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट बन रहा है या एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो क्या होता है वहां का जो लोकल पब्लिक रीजन है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वहां पर इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों सिक्योरिटी डिस्टर्ब होती है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दोनों ही एक्टिविटीज मींस दोनों सिक्योरिटी नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है। दे विल नॉट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, मींस दे विल deplete the environment, means will harm the environment because of the unsatisfaction of itself. So these are the issues of economic and social security. Next point is recommendations, क्या क्या है इसमें?
पुअर एजुकेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, ये तीनों ही पॉइंट क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। मींस एजुकेटेड नहीं है पीपल तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है। मींस जो रिसोर्सेज हैं वो फिर कम हो जा रही हैं। तो ये तीनों चीजें क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो किसी भी सोसाइटी को प्रॉस्पेरस बनाने के लिए इन तीनों पर कंट्रोल करना जरूरी है। इन दो को कंट्रोल कर लेंगे, पॉपुलेशन और एजुकेशन को, तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नीडेड। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट यदि रन करना है या एस्टेब्लिश करना है, या रूरल अर्बन एरियाज में जो भी डेवलपमेंट होना है, तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग हो तो प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। In case of large scale projects, efforts should be made to minimize displacement. ऐसी efforts करें कि या तो वो वहां पर establish कर रहे हैं तो इस तरह से प्लानिंग करें, अभी आगे आपको EIA में आएगा ये, कि उससे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम से कम हो, तो उससे एनवायरमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव कम हो जाएगा। ये आ गया EIA। EIA होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस है मींस एक बॉडी है जो प्रोसेस करती है पूरा किसी भी डेवलपमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे जो IAIA है, IAIA होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग EIA क्या है, EIA एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है, प्रिडिक्ट करता है क्या उससे प्रॉब्लम्स होंगी, कैसे उनको फिर कंट्रोल किया जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने से पहले। क्लियर आप लोगों को EIA क्या हुआ? EIA एक प्रोसेस है जो पूरा 0 टू लास्ट तक पूरा प्रोसेस को फॉलो करता है, पूरे प्रोसेस को बताता है कि कैसे वहां पर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। तो इसका पर्पज EIA का मेनली क्या है, EIA हेल्प करता है टू मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट को लगाने से जो एडवर्स इफेक्ट होने वाले हैं उनका पहले से ही इवेल्युएशन, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, और कैसे जब रन भी हो जाएगा मींस प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश भी हो जाएगा, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको किस तरह से कंट्रोल करना है। तो ये EIA का काम होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें EIA का सैंक्शन होना जरूरी है। EIA EC सर्टिफिकेट देता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है मैंडेटरी है कुछ प्रोजेक्ट्स में, उसके बिना प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। बैकग्राउंड एंड करंट प्रैक्टिस, इसका मतलब है बैकग्राउंड और करंट प्रैक्टिस का कि ये कब से स्टार्ट हुआ। EIA स्टार्ट हुआ अर्ली 1970s में स्टार्ट हुआ। इसमें 100 ऑलमोस्ट मोर देन 100 कंट्रीज इसको फॉलो करते हैं। इंडिया में 1994 में MOEF ने, MOEF होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसने मैंडेटरी किया MOEF ने कि जब तक EC नहीं होगी किसी प्रोजेक्ट के पास तब तक वो प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। तो उसमें 32 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें कि मैंडेटरी है। जैसे उन 32 कैटेगरीज में जैसे माइनिंग का है और कंस्ट्रक्शन का है, इंडस्ट्रीज का है, तो इसके लिए EC का होना जरूरी है, तभी वो वहां पर एस्टेब्लिश हो पाएगा। दीज आर द बैकग्राउंड एंड करंट प्रैक्टिस ऑफ द EIA। EIA प्रोसेस पूरा 0 से लास्ट तक क्या क्या होता है इसमें, सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी किसी भी प्रोजेक्ट की, फिर उसका स्कोपिंग, क्या स्कोप है उसका, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कि क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक होंगी, कंसिडरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, उसके ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, मतलब बहुत जरूरी है तभी उसको लगाया जाएगा प्रोजेक्ट को,
अदरवाइज उसके ऑल्टरनेटिव देखे जाएंगे जिससे कम नुकसान हो। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवायरमेंटल बेसलाइन, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ की इम्पैक्ट्स, फिर इम्पैक्ट जो है उनका प्रेडिक्शन और इवेल्युएशन, फिर उसके बाद जो इम्पैक्ट होंगे उनको कैसे मिटिगेट करेंगे, फिर पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक कंसल्टेशन से मतलब है कि जिस एरिया में प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, प्रोजेक्ट लगाने से मतलब जो भी वहां पर काम हो रहा है, तो उसमें पब्लिक का कंसल्टेशन, तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। जैसे पब्लिक को भी उसमें इन्वॉल्व कर लें और स्टेक होल्डर्स को कर लें, तो उससे क्या होगा, वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं तो वो थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी पार्टिसिपेशन हो जाएगा उसमें। EIS का फिर प्रेजेंटेशन होगा, फिर रिव्यू कमेटी रिव्यू करेगी उसको, फिर डिसीजन होगा कि ये होगा या नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। फिर जब डिसीजन हो जाता है उसके बाद, बनने के बाद में फिर पोस्ट मॉनिटरिंग भी करता है। ये सब EIA के प्रोसेस में आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसा डेवलपमेंट जिससे आपकी आगे आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स अब भी हम यूज करें और वाइजली यूज करें, जिससे आगे की जनरेशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़े। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म है, ये सबसे पहले आया था 1987 में। ब्रूटलैंड कमीशन ने इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था। द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their needs। तो इस कमीशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। क्या डेफिनेशन है? ऐसा डेवलपमेंट जो आगे आने वाली जनरेशन को कंप्रोमाइज नहीं करना पड़े अपनी बेसिक नीड्स के लिए, दैट इज द सस्टेनेबल। सस्टेन करे डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि अभी तो डेवलपमेंट हो जाए और आगे जाके वो रुक जाए। बैकग्राउंड क्या है इसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? इसके लिए कुछ जैसे बुक्स लिखी कुछ ऑथर्स ने, जैसे साइलेंट स्प्रिंग है, ठीक है, कुछ कन्वेंशंस हुए, लिमिट टू ग्रोथ है, ये भी एक बुक है। कुछ कन्वेंशन हुए जैसे स्टॉकहोम, जोहान्सबर्ग में। तो इन सब का जो मोटिव था वो ये था कि हाउ टू सस्टेन द डेवलपमेंट। 1980s में ये जो WWF, IUCN, UNEP, ये जो मैंने आपको बताई थी इंटरनेशनल एजेंसीज, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो ब्रुटलैंड कमीशन है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सही है। मीन्स जो उन्होंने डेफिनेशन दी है वो इन्होंने भी एक्सेप्ट किया उस डेफिनेशन को। मीन्स डेवलपमेंट विच मस्ट बी सस्टेन, मीन्स आगे की जनरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ब्रुटलैंड कमीशन की डेफिनेशन है वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आगे तक रही। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, मीन्स इसका गोल ये है कि इसका इंटरजेनरेशन इक्विटी इज द मेन मोटिव। मीन्स जो जनरेशन है, जनरेशन के बीच में जो रिसोर्सेज हैं उसमें इक्विटी हो, ठीक है। मीन्स क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मीन में इक्विटी होनी चाहिए। दैट इज द गोल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेल्स of a development of all aspects of human life. It means resolving the conflict between the various competing goals and achieving economic prosperity, environmental quality and social equity. Means इन तीनों टर्म में इक्विटी होनी चाहिए, सेम रहे ये चीजें, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और एनवायरमेंटल क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि अभी एनवायरमेंट को सेव करने के लिए या अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अभी तो हम रिसोर्सेज को अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं और आगे वो डेवलपमेंट सस्टेन नहीं कर पाए, तो ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। द डेस्टिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज नॉट ए फिक्स्ड प्लेस, instead it is a set of desirable characteristic of a
फ्यूचर सिस्टम, ठीक है, ये फ्यूचर की प्लानिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Principle of sustainable development is based on the principle that natural resources should be used within the carrying capacity of the nature। ठीक है, क्या मतलब है इसका? वो हिंदी में एक कहावत है कि उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर है। तो मीन्स जितनी रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं अर्थ पर, उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज करना चाहिए। मीन्स किस रेट से वो अपने को रीजनरेट कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज को हमने यूज कर लिया और वो रीजनरेट नहीं कर पा रही है तो वो तो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल। किसी को पूछना है? प्रगति यादव। तो फोकस हमारा क्या होना चाहिए? हमें एम्फेसिस देनी चाहिए कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको ज्यादा यूज करें, नॉन रिन्यूएबल को कम यूज करें, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो अपने को रीजनरेट कर सकती हैं, नॉन रिन्यूएबल नहीं कर सकती, इसलिए उन पर फोकस करें। और जहां पर हम यूज कर भी रहे हैं नॉन रिन्यूएबल को, तो कोशिश करें कि उसको रिसाइकिल कर लें। सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Dimensions of sustainable development are environmental sustainability, economic sustainability and socio-political sustainability। तीनों डायमेंशन में ग्रोथ होगी तब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। कल्चरल डाइवर्सिटी और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी मींस स्पेसिफिक किसी इंस्टीट्यूशन की क्या कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग यूज करें। तो दीज आर द मेन 3 डायमेंशंस और 2 आर द सब डायमेंशंस, ये इनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। मेजर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेजर्स क्या है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कंट्रोल करके चलें, जैसे इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग करें, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करें, डिप्लीट नहीं करें बायोडाइवर्सिटी को, है ना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, चाहे वो एयर है, सॉइल है, वाटर है, कोई भी इस टाइप का कोई भी पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करके चलें। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, दोनों सिक्योरिटी होंगी तो एनवायरनमेंट खुद से ही सेफ रहेगा। तो ये इसके मेजर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। लीगल एस्पेक्ट का मतलब है कुछ गवर्नमेंट के थ्रू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो कुछ कंट्रीज इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, जैसे यूएसए है ना, वहां पर आप ऐसे स्पिट नहीं कर सकते हैं जैसे यहाँ पर अपने यहाँ करते रहते हैं। तो यूएसए है, यूके है, कनाडा, तो कुछ कंट्रीज में इनको एनवायरमेंटल लॉज को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। लेकिन अपने यहाँ भी इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको फॉलो किया। कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A, ये एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है। And these act identify environmental conservation as one of the fundamental duty। अकेले इंडिया में ही 200 और उससे ज्यादा ही सेंट्रल और स्टेट लेवल पर लॉज हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, और उनको फिर कुछ जोन वाइज भी हैं, एरिया वाइज, जैसे कि जहाँ पर माइनिंग ज्यादा होती है तो वहाँ के लॉज अलग हैं, क्योंकि जैसे सपोज यहाँ मथुरा है तो यहाँ तो माइनिंग नहीं हो रही है, तो माइनिंग के जो लॉज हैं वो यहाँ पर नहीं फॉलो होंगे, जहाँ पर है तो कुछ मीन्स लोकल एरिया वाइज लॉज भी डेवलप किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इन लीगल एस्पेक्ट्स के? ऑब्जेक्टिव हैं कि गाइडिंग फॉर रिसोर्स यूजेस एंड चेकिंग देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, रेगुलेटिंग पॉल्यूशन एंड डिफाइनिंग लिमिट्स, जैसे कि इंडस्ट्रीज हैं उसकी लिमिट्स हैं कि वो इतना ही इफ्लुएंस क्रिएट कर सकती है, उससे ज्यादा होगा तो उनको पेनल्टी होगी। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू
environment, punishing or imposing penalty on the violators of laws, या तो कोई वायलेट कर रहा है लॉ को तो फिर वो पेनल्टी इम्पोज की जाए, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है। इम्प्लीमेंटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये है कि यदि इसको ठीक से फॉलो किया जाए तो एनवायरनमेंट को सेव कर पाएंगे, पर नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि ये लॉज बने हैं लेकिन करप्शन और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये ठीक से अप्लाई नहीं हो पा रहे और मैनिपुलेट कर देते हैं लोग, तो इससे उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। जिसलिए वो बने थे वो उसका जो मोटिव है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। On the other side, many times these laws have been very effective to bring big changes in India also. जैसे कि CNG है, CNG के लिए जो CNG बसेस वगैरह चली, CNG जो यूज हुआ, तो ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ। दूसरा है कोई भी PIL फाइल कर सकता है ना, कोई भी, हर एक का राइट है, हर एक अपने एनवायरनमेंट या आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको सेव करने के लिए PIL फाइल कर सकता है। तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ है। ग्रीन लॉयर एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो एनवायरनमेंट लॉज के लिए जो एडवोकेट होते हैं उनको कहते हैं ग्रीन लॉयर, और उसको ग्रीन एडवोकेसी कहते हैं। तो इस लॉ से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। ये कुछ मेजर एनवायरमेंटल लॉज हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, water prevention and control. So these are some important environmental laws. Next is the environmental education. Environmental education क्या है? जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट के थ्रू एनवायरमेंट के लिए आप एजुकेट हो रहे हैं, दैट इज द एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जिससे अवेयरनेस आए, जैसे बताया अवेयरनेस में भी एक मीन बताया था कि by using environmental education we can aware the public. So environment education is necessary for the protection of the environment. इसको हर एक लेवल पर, जैसे मैंने लेवल में आएगा, जैसे 8 अप टू 8, फिर 8 to 12, फिर पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, तो हर लेवल पर इसकी एजुकेशन मैंडेटरी है। ये लेवल्स हैं इसके। एलिमेंट्री स्कूल लेवल मींस अप टू 8, फिर सेकेंडरी स्कूल लेवल, फिर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। एनवायरमेंट एजुकेशन में 2 और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एक तो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और एक है एनवायरमेंटल एथिक्स। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से मतलब है कि यदि एनवायरमेंट एजुकेशन को रिलीजियस टर्म में कनेक्ट कर दें, जैसे कि ये बनियान ट्री है, बरगद के पेड़ की जैसे पूजा करते हैं, है ना, पीपल की पूजा करते हैं, तो वो रिलीजियस टर्म में उसको कनेक्ट कर दिया। साइंटिफिकली क्या है कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस बहुत एक्सेस में करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि वो रिलीजियस है। तो ये तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन करें तो उससे भी हम एनवायरनमेंट के लिए एजुकेट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स, एथिक्स का क्या मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए ये जरूरी है कि वो ये जाने कि उसके क्या राइट्स हैं और क्या उसकी ड्यूटीज हैं, तो वो राइट्स को यूज करे और ड्यूटीज को प्ले करे कि ये मेरी ड्यूटीज हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो ये होता है एनवायरमेंटल एथिक्स। गाइडलाइंस क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए? फेयरनेस एंड एक्यूरेसी, मीन्स जो कंटेंट दिया जा रहा है वो फेयर और एक्यूरेट हो, ऐसा नहीं हो कि उसमें कुछ फ्लॉज हो। डेप्थ होनी चाहिए, एम्फेसिस इन स्किल बिल्डिंग, एक्शन ओरिएंटेशन, जैसे सच एजुकेशन शुड हैव एप्लीकेबिलिटी इन पर्सनल लाइफ, सिविक लाइफ एज वेल एज इन सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जैसे कि अब आपको ये बताया कि वाटर को कैसे सेव करना है, तो उसमें ये बताया कि भाई जो लीकेज हो रही है उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करिए। तो
डे टू डे लाइफ में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, इस तरह का एक्शन ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शनल साउंडनेस, यूजेबिलिटी उसकी, तो ये इस तरह की एनवायरमेंट एजुकेशन होगी तो उससे एनवायरमेंट को बेनिफिट होगा। लास्ट टॉपिक इज वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन, एक वुमेन एजुकेट होगी तो वो पूरी फैमिली को एजुकेट करेगी, ठीक है। पहले ये बहुत इसमें चैलेंजेस थे कि फीमेल को मतलब चैलेंज था कि उनको पढ़ नहीं सकती थी वो। बीच में एक एरा ऐसा आया था कि बिल्कुल पढ़ना अलाउ ही नहीं था। तो इस तरह के जो चैलेंजेस आए, और दूसरा उससे क्या हुआ कि फीमेल के लिए जो ये चैलेंजेस थे उसके थ्रू उनकी नंबर में, मींस उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत इफेक्ट पड़ा। जैसे कि इंडिया में 2001 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग पर 1000 मैन पर 934 वुमेन है। तो इतना डिफरेंस है पॉपुलेशन में। हरियाणा में तो सबसे ही कम है, 1000 में 861 है। केरला में ये थोड़ा ठीक है, वहां पर ज्यादा है, बल्कि 1000 मैन पर 1058 वुमेन। यदि लिटरेसी को एनालाइज करें तो जो वुमेन लिटरेसी है वो 54% ही है, जबकि मेल लिटरेसी जो है, मेन लिटरेसी वो 75% है। तो बहुत चीजों में वुमेन का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं था उनका, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन कम थी, कुछ ये चैलेंजेस थे कि उनको जैसे डॉरी सिस्टम है ना, सती प्रथा थी, तो इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से वुमेन एजुकेट नहीं हो पाई। एफर्ट्स फॉर प्रमोटिंग वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, अब बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जैसे कि रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब में, है ना, और जैसे स्कॉलरशिप है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए स्कॉलरशिप है, और IITs वगैरह में भी सीट्स रिजर्व हैं। तो ये कुछ एफर्ट्स किए जा रहे हैं जिससे कि एम्पावरमेंट हो वुमेन का। नेसेसिटी ऑफ वुमेन एजुकेशन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्या जरूरत है, कैसे वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेसिकली क्या है, वुमेन जो है अब भी परसेंटेज हाउसवाइफ का ज्यादा है। तो हाउसवाइफ जो भी घर में सामान यूज हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज हो रहा है, पॉलीथीन यूज हो रही है, या जैसे जो कचरा निकल रहा है उसको कैसे सेपरेट करना है, तो जो बेसिक चीजें जो घर में हो रही हैं उनको तो एक एजुकेटेड वुमेन ही प्रोटेक्ट कर सकती है उससे, एनवायरनमेंट को। पॉलीथीन यूज नहीं करनी है, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज नहीं करनी है, वाटर की वेस्टेज नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरह से वुमेन एजुकेट होगी तो एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा। जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल पीपल, वहां पर जो अर्निंग पर्सन है वो वुमेन होती है। तो यदि वुमेन एजुकेट होगी तो वो उस तरह से एनवायरनमेंट को देखेगी, और ये अनएजुकेटेड है तो उसको एनवायरनमेंट की कुछ नॉलेज नहीं होगी और वो उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। जैसे कि जो हाई एनर्जी वुमेन लीडर्स हैं, जैसे गौरा देवी हैं, चिपको आंदोलन, मेधा पाटेकर, मेनका गांधी और सुनीता नारायण, ये जो फीमेल हैं इन्होंने एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। यदि एजुकेट नहीं होते तो ये जो इन्होंने किया है एनवायरनमेंट के लिए ये शायद नहीं हो पाता। सो वुमेन एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। नोट्स आप मुझे बता देना कौन सी रह गई हैं स्लाइड्स, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, और आगे जो भी क्लास होंगी उसमें आपके इसके रिवीजन टेस्ट लेंगे। मैम ओजोन डिप्लीशन तक भेज दिया आपने शीट? ओजोन डिप्लीशन तक भेज दिया, उसके बाद नहीं भेजा है? यस मैम। ठीक है, मैं भेज दूंगी आपको। चलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, और पढ़ लेना भाई ठीक से, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म हुआ था उसमें मार्क्स कम थे कुछ स्टूडेंट्स के, तो ठीक से पढ़ लेना जिससे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए आप लोग।
प्रियांश मुझे अभी नहीं पता है कि एग्जाम कब से हैं, बट सिलेबस कंप्लीट कराना था और हो भी गया है कंप्लीट। कोई जो डाउट हो आपको और जो आगे क्लास होगी भी तो उसमें फिर रिवीजन टेस्ट ले लेंगे जिससे रिवाइज भी हो जाएगा।